दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। गुजरात में एक बार फिर से 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिली है। जी, अब सवाल यह है कि आखिर क्यों गुजरात हमेशा इस तरह की खबरों में आ जाता है। गुजरात में पहले भी ऐसा हुआ था। ऐसा लगता है मानो ड्रग्स के कारोबारियों ने गुजरात को अपने बैंक की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर रखा है। अंकलेश्वर से 518 किलो कोकीन की बरामदगी ने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया कि ड्रग्स माफिया गुजरात को अपना बेस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सोचने वाली बात यह है कि गुजरात पोर्ट पर जब जब नजर जाती है, वहां से कभी 700 किलो तो कभी 1500 किलो की ड्रग्स की खेप पकड़ी जाती है। लगता है समुद्री तट पर सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि नशे की खेती भी जोर शोर से चल रही है। गुजरात पोर्ट किसका है, ये सब आप जानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ड्रग्स तस्कर गुजरात को कोई नारियल पानी समझ बैठे हैं, जहां बस आए, थोड़ा नशा करें और आराम से निकल जाए। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने इनकी पार्टी खराब कर दी। अवकार ड्रग्स लिमिटेड के नाम से चल रहे इस नशे के साम्राज्य का पर्दाफाश किया। बड़ा अफसोस की बात यह है कि इस नशे के साम्राज्य का जब पर्दाफाश होता है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो गुजरात में ड्रग्स के कारोबार को हाथ लगा सके। उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, बताएंगे आपको। खैर, 518 किलो कोकीन, हाँ आपने सही सुना, 518 किलो। और इसके बाजार में कीमत कितनी है जरा सोचिए, 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब ये पैसा किसकी जेब में जाता, कौन इसे इस्तेमाल करता और क्या क्या गलत काम इसके जरिए होते, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं है। सवाल यह है कि सारा माल गुजरात की जमीन पर कैसे आ रहा है, कौन लोग इसमें शामिल है और क्यों राज्य बार बार ड्रग्स के नेटवर्क में फंसता जाता है। 1998 से लेकर अब तक गुजरात की भूमि पर कई बार ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। 1998 से, आप याद रखिएगा इस बात को। हर बार एक नया पोर्ट, एक नया शहर और एक नई कहानी। मुद्रा पोर्ट का मामला याद है ना आपको, जहां 3,000 किलो कोकेन बरामद की गई थी। उस समय भी हर कोई यही सवाल कर रहा था कि आखिर गुजरात कैसे ड्रग तस्करों का हब बनता जा रहा है। और अब अंकलेश्वर का ये ताजा मामला खूब हैरान करने वाला है। आखिरकार कौन है जो कि गुजरात को ड्रग्स का हब बनाने की कोशिश कर रहा है, गुजरात में किसका कंट्रोल है, ये जरा सोचिए इस बात को। कि पुलिस को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि अगली बार ये कहां से और कैसे हमला करने वाले हैं। कैसे पूरी जानकारी मिल रही है उनको बिना किसी इनसाइड इन्फॉर्मर के, ये भी सोचिए। लेकिन ड्रग्स का ये असली खेल सिर्फ अंकलेश्वर तक ही सीमित नहीं है। अब ड्रग्स जो चल रही है और आगे जा रही है, वो कहाँ जा रही है और कौन इसे आगे बढ़ा रहा है, ये भी सोचने की बात है। क्योंकि गुजरात में जो 5,000 करोड़ की ड्रग्स मिली है, वो सिर्फ गुजरात के लिए तो नहीं है, वो गुजरात से जा रही है इस देश में और शहरों में, फिर पकड़ी जाती है दिल्ली में। 400 किलो की इस खेप का सीधा कनेक्शन जुड़ रहा है। मतलब तस्कर ना अब सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में अपना जाल बिछा रहे हैं। और अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में गुजरात में विकास की बातें हो रही है या किसी और ही चीज का विकास यहाँ पर हो रहा है। ड्रग्स माफिया अगर इस कदर राज्य में अपनी जड़ें जमा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं मछलियां भी इस खेल में शामिल हैं। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बिना किसी के ऊपर के खेल के गुजरात में आना मुमकिन ही नहीं है। अंत में एक चीज तो साफ है कि गुजरात का नाम ड्रग्स तस्करों से जितनी बार जुड़ा है, उतनी बार शायद किसी और राज्य का नहीं जुड़ा है। सोचिए इस बारे में। अब देखना ये है कि ये सिलसिला कब खत्म होगा, या फिर हर कुछ महीनों के बाद इसी तरह से 5,000 करोड़ 3,000 करोड़ की ड्रग्स की खबरें हम पढ़ते रहेंगे। आपको एक बात याद दिला दूं कि जब पिछली बार 3,000 करोड़ की ड्रग्स की खेप पकड़ी गई थी, उसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी थी। कैसे वो मामला अडानी के भाई से जुड़ रहा था, दुबई से होते हुए मलेशिया से मॉरिशस से जुड़े हुए तार किस तरह आगे बढ़ के भारत तक आ रहे थे। वो एक ऐसी खबर थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया था।
तब न्यूज नशा ने भी आपको खबर में ये बताया था कि किस तरह से अडानी जब राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए विदेश में पहुंचे थे एक होटल में, और राहुल गांधी ने मिलने से मना कर दिया था, और ये जानकारी जब दिल्ली तक पहुंची थी तो दिल्ली का तीसरा नेत्र अडानी की तरफ जब खुला था तो उस वक्त इस तरह से पोर्ट पर ये खेप पकड़ी गई 3,000 करोड़ की। और इस मामले में कोर्ट ने अडानी को भी पार्टी बनाया था, इस बात को मत भूलिएगा। अब इसी तरह से एक बार फिर से ये जो खेप पकड़ी गई है, ये कई और मामलों को बढ़ा रही है। ये बता रही है कि किस तरह से अब आगे और कुछ इसमें हो सकता है। और हमारे साथ इस बात पर चर्चा करने सीपी राय जी जुड़ चुके हैं। सर के साथ में इस चर्चा को अब आगे बढ़ाऊंगी। सर, आपने ये पूरी कहानी सुनी, समझी किस तरह से गुजरात में अब जो ड्रग्स की खेप है वो लगातार पकड़ी जा रही है, और ये जो खेप है ये सिर्फ यूं ही नहीं पकड़ी जाती। जब तक गुजरात में कुछ खास लोगों का हाथ ना हो, साथ ना हो, तो कुछ ना तो पकड़ा जाता है और ना ही कुछ आसानी से छिपाया जा सकता है। सर, क्या कहेंगे आप इस मामले पर? विनीता, गुजरात में नशाबंदी लागू है बहुत वर्षों से। वहां शराब का एक बूंद भी नहीं मिल सकती। लेकिन गुजरात का कोई शहर, कोई कस्बा, कोई होटल ऐसा नहीं है जहां आपको शराब चाहिए और कोई ब्रांड चाहिए और न मिल जाए। किसी मेरे जानने वाले ने बताया कि करीब 300 करोड़ रुपए का शराब का कारोबार वहां, पता नहीं प्रतिदिन का या प्रतिमाह का, ऐसा कुछ बताया था उसने कि उतना बड़ा कारोबार है। और गुजरात के उस आदमी ने यह बताया था कि देश के एक बड़े नेता का उस कारोबार पे पूरा हाथ है और उन्हीं के द्वारा वो कारोबार उन्हीं के संरक्षण में चलाया जाता है। इधर मुद्रा पोर्ट, जो अडानी जी का पोर्ट है, वहां पर शायद पिछली बार 20-22 हजार करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ी गई थी, और उसके बाद लगातार ड्रग्स पकड़ी जा रही है। और ये सारी ड्रग अधिकतर जो बड़ी खेप आ रही है वो गुजरात में पकड़ी जा रही है। एक खेप अभी जरूर मध्य प्रदेश में पकड़ी गई है, जो मध्य प्रदेश के बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके एक साथी द्वारा पकड़ी गई है। और उस पर कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल भी उठाया था। सवाल यह है कि सारी बुराइयों की जड़ गुजरात क्यों? हम कभी ये नहीं सुनते कि गुजरात का कोई आदमी सीमा पर शहीद हुआ। हम कभी नहीं सुनते कि गुजरात का कोई खिलाड़ी ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेकर के लौटा है। लेकिन बाकी जितनी बुराइयां, जितने भी लोग पैसा लेकर के भागे हैं भारत देश से, वो अधिकतर लोग गुजरात से संबंधित हैं। जो लोग भी पैसा लेके भागे या जिन लोगों को दिवालिया घोषित किया गया बैंक के द्वारा, जिनका एनपीए माफ किया गया, वो सारे लोग गुजरात के लोग हैं। जो विदेश चले गए वो अधिकतर लोग गुजरात के लोग हैं। और ये सारी खेप गुजरात से पकड़ी जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुराइयों की जड़ गुजरात है। इधर इस बारिश के दौर में लगातार तमाम पुल और सड़कों के बह जाने की घटनाएं भी गुजरात में सुनने देखने को मिली है। उसके तमाम दृश्य हम लोगों को सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। सवाल यह है कि मोदी जी वहां एक लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे और वहां मोदी जी से बड़ा और ताकतवर कोई नेता नहीं है। अमित शाह उसके बाद नंबर 2 बड़े नेता है। ये लोग वहां बड़े नेता है, फिर ये सब वहां फल फूल कैसे रहा है और बिना इनके संरक्षण के चीजें वहां कैसे हो रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इससे बड़ा मुझे सवाल एक और समझ में नहीं आ रहा है कि वो अधिकारी कौन है, उसकी हिम्मत कैसे पड़ जा रही है इन सारी चीजों को पकड़ने की। क्या कोई विवाद पैदा हो गया है भाजपा के नेताओं में और तस्करों में? क्या कोई लेन देन का कोई डिफरेंस पैदा हो गया है कि जो माल मिलता था वो नहीं मिलता है, या सवाल पर कोई लड़ाई हो गई है? क्या कारण है माल पकड़ा जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये भी सवाल है कि कुछ माल पकड़ा गया, क्या इतना ही आ रहा है या प्रतिदिन बहुत बड़ी बड़ी खेप आ गई? बाई चांस किसी एक अधिकारी ने कुछ माल पकड़ लिया तो सामने आ गया। ये भी बड़े सवाल है। अगर बड़ी बड़ी खेप रोज आ रही है, पूरे देश में सप्लाई हो रही है, तो देश की सुरक्षा और देश के स्वास्थ्य, देश के भविष्य, देश के नौजवानों के भविष्य, इन सब के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि कोकीन और इस तरह की जो तमाम नशे की चीजें हैं, ये अगर देश के नौजवानों में फैल रही है, ये कहा जाता है किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसको नशे के कारोबार में धकेल दो, उसको नशे में धकेल दो, या उसकी मुद्रा को नकली साबित कर दो, उस पर विश्वास पैदा कर दो, या उसकी व्यवस्था पर विश्वास पैदा कर दो। जैसे भारत में लोकतंत्र है, भारत का संविधान है, इस पर विश्वास पैदा कर दो, यहाँ की मुद्रा पर विश्वास पैदा कर दो, और या यहाँ को नशे में धकेल दो। ये कुछ तरीके होते हैं किसी देश को बर्बाद करने के। वो कौन सी ताकतें हैं जो भारत देश को बर्बाद करने के लिए इन तीनों ही फ्रंट पर काम कर रही हैं, ये सोचने का सवाल है। आप ये मुद्दा लेकर के आई, ये बड़ा मुद्दा लेकर आई। आपने अपने प्रोमो में बहुत विस्तार से इस पूरे किस्से को बताया। आपने ये भी बताया कि जो पहली बहुत बड़ी खेप पिछले दिनों पकड़ी गई थी उसमें अडानी जी के भाई का नाम निकला,
और अडानी जी को भी उसमें जोड़ा गया है उस केस के अंदर। फिर अडानी जी देखते देखते हिंदुस्तान के नंबर 1 और दुनिया के न जाने किस नंबर पर पहुंच गए हैं। क्या उस बड़ा आदमी बनने में इन सब कारोबार का भी कोई हाथ है? उनके भाई जिसके ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हैं, मॉरिशस के रास्ते नंबर 2 का तमाम पैसा आने का सवाल, वो तो और मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल, वो तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या उनके बड़ा बनने में उसका भी सवाल हाथ है? और अगर उन सब चीज में उनका इन चीजों का भी हाथ है, तो क्या अडानी जी को जो संरक्षण दे रहे हैं, क्या उनका भी कोई भागीदारी इन सारी चीजों में है? ये सवाल निश्चित तौर पर भारत को बेचैन करने वाला है। ये सवाल भारत को निश्चित तौर पर संकट में डालने वाला है। जी विनीता। सर, ये जिस तरह से ड्रग्स की खेप बार बार पकड़ी जा रही है, और अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में भी वो जमीन को लेकर के बहुत हंगामा था। अब तक लोगों को ये तस्वीर ही साफ नहीं हो पाई है ठीक से, ना मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि किस तरह से मणिपुर में झगड़ा किस बात का था। वहां भी ड्रग्स की अच्छी खासी खेप होती है, उसके कंट्रोलिंग का झगड़ा रहा है, उस बात को कोई ठीक से रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है। बड़ा सवाल ये बन रहा है कि ड्रग्स का मामला इस देश में पिछले कुछ सालों में हर रेस्टोरेंट पब तक जैसे पहुंच रहा है, तो ये बिना किसी के ऊपर हाथ किए हो नहीं सकता। जैसे लॉरेंस बिश्नोई की बात हो रही है, आज जेल में बैठ के वीडियो कॉल कर लेता है वो, बिना किसी के मदद के कैसे ये सब हो रहा है? इसका जवाब कभी सरकार के ये बड़े नुमाइंदे क्यों नहीं देते हैं खुलकर? उंगलियां सीधी उन पर क्यों नहीं उठती हैं सर? विनीता, मणिपुर का जहां आपने सवाल उठाया, बड़ा अच्छा सवाल उठा दिया आपने। मणिपुर के सवाल पर तो बहुत सारी ताकतें और वहां के जानकार लोग ये बताते हैं कि वहां जो अफीम वगैरह की खेती होती है, झगड़ा उसका है और उस पर कुछ ताकतें कब्जा करना चाहती हैं, जबकि वहां की जो आदिवासी कौम है, जो लोग हैं वहां उसकी खेती करते हैं और अफीम इत्यादि दवाइयों के लिए बेची जाती है। उनका कारोबार केवल नशे के लिए नहीं होता है, वो दवाइयों के लिए उसकी खेती होती है, बेची जाती है। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बाकायदा उसकी खेती होती है, बाकायदा उसकी फैक्ट्री लगी है और सरकारी तौर पर लगी है, वहां सरकार का तंत्र भी बैठता है। मणिपुर में भी उसकी खेती दवाइयों के लिए भी की जाती है, हो सकता है कुछ नशे के काम में भी इस्तेमाल होती हो, उस पर कब्जे का सवाल है। और लोग ये बताते हैं कि मणिपुर में जो दंगा कराया गया, झगड़ा कराया गया, कि आज 1.5-2 साल से मणिपुर सुलग रहा है, न जाने कितनी जानें चली गई, कितने बलात्कार हो गए, कितनी लूट हो गई, कितनी हथियारों की लूट हो गई और समाज 2 भाग में बढ़ करके कितना बर्बाद हो गया है मणिपुर। उस सब के ऊपर भी सवाल, इस लोगों के ऊपर, जिन लोगों ने दंगा कराया है उन्हीं के ऊपर उंगली उठती है। ये बड़ा सवाल तो है ही। मणिपुर के सवाल के साथ साथ ये जो गुजरात का सवाल है, ये और बड़ा सवाल है, क्योंकि गुजरात तो ऐसा लगता है कि नशे का कारोबार का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। जिस तरह वहां से तो हम लोग ये मान लें कि अगर 4-6-7 बार अगर ये पकड़ी गई ड्रग, केवल इतनी ड्रग आई है, ये मान लेना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वहां पर रोज बड़े पैमाने पर ड्रग उतरती है, अलग अलग जगह जाती है, जहां से जुगाड़ ठीक है वहां से निकल जाती है, और जहां कोई नया अधिकारी आ गया जिसको नहीं मालूम कि उस माल को चेक करना या नहीं चेक करना है, वो बाई चांस पकड़ लेता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कारोबार सत्ता के संरक्षण के बिना हो सकता है, बड़े नेताओं के संरक्षण के बिना हो सकता है और बड़े अधिकारियों के संरक्षण के बिना हो सकता है। इतना बड़ा कारोबार ये बिल्कुल माना नहीं जा सकता। और संरक्षण के बाद भी कई बार होता है कि कई नए अधिकारी, नए लोग इन चीजों पर जिद पकड़ लेते हैं या नहीं मालूम होता उनको कि क्या जा रहा है और खोल लेते हैं, फिर मजबूरी होती है कि उसको सामने ले आना। तो क्या ये चंद गिने हुए ये पकड़ लिए गए हैं और ये कारोबार क्या वहां रोज हो रहा है? और अगर रोज हो रहा है, वैसे तो जितना ये पकड़ा गया है ये अपने आप में देश को बर्बाद करने के लिए काफी है, लेकिन अगर ये रोज इस तरह की खेप आ रही है तो निश्चित तौर पर भारत देश के लिए बहुत बेचैनी का सवाल है। और गुजरात की सरकार चलाने वालों, गुजरात में के नेतृत्व करने वालों के ऊपर ये बहुत बड़ी उंगली उठाता है, सवाल उठाता है कि आप करते क्या रहे इतने साल तक वहां सरकार चला के, आज भी आपकी वहां सरकार है, आखिर ये कैसे हो रहा है? और बिना सरकार की मर्जी के, बिना सरकार के सहयोग के ये कारोबार किसी कंडीशन में नहीं हो सकता और कहीं नहीं होता है। शराब का कारोबार भी अगर यहाँ उत्तर प्रदेश या हरियाणा में कहीं नंबर 2 का कुछ होता है तो यूं ट्रक नहीं पास हो जाते, किसी न किसी की मिली भगत होती है, तभी नंबर 2 का माल पास होता है। और शराब के कारोबार के बारे में मुझे तो पता है कि ये लोग क्या करते हैं कि 30 दिन तक ट्रक के ट्रक माल गायब सप्लाई कर देते हैं, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट की नाक और इज्जत बचाने के लिए एक दिन एक आध ट्रक माल पकड़वा देते हैं। तो क्या ये जो खेप पकड़ी जा रही है ये बाई चांस पकड़ी जा रही है या लाखों टन या लाखों किलो या जो भी उसका मुझे मालूम नहीं क्वांटिटी क्या होती है, जो माल आ रहा है उसमें से कुछ माल बाई चांस पकड़ लिया गया या पकड़वा दिया गया है, ये बताने के लिए कि नहीं हम इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? ये बड़े सवाल है जिनका जवाब हमको भी ढूंढना पड़ेगा और देश को भी ढूंढना पड़ेगा। जी विनीता। जी सर, ये बहुत बड़े सवाल हैं, और ये ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप लगातार आ रही है, और बड़ी बात ये है कि वो पकड़ी जाती है
वो भी अपने आप में एक बड़ी खबर है, वो भी गुजरात से जब पकड़ी जा रही है कि आखिरकार वो ड्रग्स आ कहां से रही है, किन कौन लोग, बड़े लोग इसमें शामिल है। इतनी बड़ी खेप कोई भी छोटे मोटे ड्रग पैडलर नहीं ला सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा ड्रग्स का व्यापारी है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर में है और जो कि खुद उन लोगों की नजर में है जिनके पोर्ट पर ये आ रही हैं चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा को करने के लिए, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।